वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रजनी क्लासरूम। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के सोशल साइंस का चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकनॉमी। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकनॉमी से रिलेटेड जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी आपके डाउट हैं, वो क्लियर हो सके ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकें। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? Humans have moved into a phase where everything is accessible without any difficulty. What if you are not able to buy goods from online sites managed by international brands? It might feel you angry or irritated. The world was not always open to free trade across the borders investments. It was around 2 to 3 decades ago where the concept of the globalization was spread far and wide. This allowed nations to carry out trade and other activities in systematic manner. तो क्या था कि अब आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ हम जो भी ऑर्डर करना चाहें, चाहे वो पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, हम घर बैठे बैठे सब कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको घर पे इवन कार मंगानी है तो आप क्या करते हैं? आप ऑनलाइन किसी भी ऑडी बॉडी के शोरूम में कॉल कर सकते हैं, उनको पेमेंट करके आप डायरेक्ट घर पर कार मंगा सकते हैं। क्या होगा अगर किसी भी इंटरनेशनल ब्रांड, जैसे कि आप मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि फोर्ड की विदेश से गाड़ी मंगाना चाहते हैं आप, पर आपसे विदेश की कंपनी कहती है कि आपके कंट्री में हम डिलीवर नहीं कर सकते। इससे आपको क्या होगा? गुस्सा आएगा, आपके इमोशंस हर्ट्स होंगे। तो वो विदेश में जो कंपनी है वो इंडिया में क्यों नहीं अपना बिजनेस कर पा रही है? इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न हो सकता है कि वो अभी इतनी ग्लोबल नहीं हुई है। वो हो सकता है कि यूएस के मार्केट कोई डील करती हो, या फिर यूएस के बाहर अपना बिजनेस नहीं करती हो, या इतनी फार लोकेशन पर वो डिलीवर नहीं करते हो। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ये ट्रेड बैरियर्स होते हैं। पर जितना बिज़नेस आज इजी है उतना बिज़नेस 10 या 20 साल पहले इतना इजी नहीं था। मतलब 1-2 दशक पहले जब बिज़नेस की बात आई तो कंपनियों ने सोचा क्यों ना हम अपना बिज़नेस अपने कंट्री को छोड़ के, अपने लोकल मार्केट को छोड़ के बाहर के देशों में, बाहर के मार्केट्स में भी करें, जिससे हमारे नए कस्टमर एक्वायर होंगे, नई हमारी ट्रेड पॉलिसी बनेगी, हम बाहर कंपटीशन हमारा बढ़ेगा, बिज़नेस बढ़ेगा, कस्टमर बढ़ेंगे, तथा क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा मनी हम कमा पाएंगे। और जो अगर ज़्यादा मनी किसी कंट्री के अंदर आएगा तो उससे क्या होगा? कंट्री का डेवलपमेंट होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पर हमें एक चीज़ मिली, वो थी ग्लोबलाइजेशन। इससे क्या हुआ? नेशंस के पास एक नया आइडिया है, क्यों ना हम दूसरे देशों में जाकर भी ट्रेड करें और एक सिस्टमेटिक एंड रेगुलेटेड वे में, कंट्रोल्ड वे के अंदर हम बिजनेस करें। सेकेंड पैराग्राफ है, इंडिया वॉज वन ऑफ द प्राइम नेशन विच गेन्ड इमेंसली पोस्ट ऑफ इंट्रोडक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन. The rise of the foreign investment in the retail, corporate, and the scientific sector is very much evident in the nation. For further learning about the globalization in India, it is crucial to get familiar with the prime concept, that is globalization. तो जैसे इंडिया उन कुछ प्राइम नेशंस के अंदर है, उन प्राइम कंट्रीज़ के अंदर है जिन्होंने अपन ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, इम्प्लीमेंट किया। इससे क्या हुआ? बाहर का पैसा इंडिया में आया, इंडिया की तरक्की हुई। इंडिया के अंदर काफ़ी सारे रिटेल्स हो गए, कॉर्पोरेशंस हो गए, बड़ी बड़ी कंपनीज़ होगी, जैसे रिलायंस होगी, अडानी होगी, पतंजलि होगी। इनके अंदर विदेशी फ़ंड आया जिससे ये मजबूत हुई हैं और अच्छा बेटर प्रोडक्ट है वो अपने कंज्यूमर्स के लिए, या अपने देश की जनता के लिए, या विदेश की जनता के लिए बना पाए हैं। अभी हमने देखा था पिछले टाइम आकाश, बायजूस, इन सब के अंदर, पेटीएम्स के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ है, जिसकी वजह से ये कंपनी छोटी कंपनी बनना रह के एक बड़ी कंपनी बन गई है और ग्लोबल कंपनी बन गई है। In the last few decades, our world has changed drastically. Changes in the technology has made transportation and communication much more efficient, thereby allowing us to connect everyone everywhere. अब कुछ डिकेट्स से क्या है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन है, इसके अंदर बहुत
तेज़ी से चेंजेस आए हैं। इससे क्या हुआ कि इंफॉर्मेशन क्विकली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पा रही है, हम फास्टली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, फास्टली हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, फास्टली हमें जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस होते हैं, ईमेल्स होती हैं, वो हम फास्टली कर पाते हैं। आजकल इवन कितनी भी बड़ी वीडियोस हों 5G के माध्यम से विद इन 1 और 2 मिनट्स के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाती है। व्हाट्सएप के थ्रू इवन ईमेल इतना नहीं चल रहा है जितना व्हाट्सएप चल रहा है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो व्हाट्सएप जैसे टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आ रही हैं। इसके अलावा फेसबुक इंस्टाग्राम के थ्रू भी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर जैसे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके ऊपर एक्टिव होते हैं। दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल revolution in India. Until in the middle of the 20th century, the production was largely organized within countries. 20वीं सदी तक क्या होता था कि जितना भी प्रोडक्शन होता था वो कंट्रीज़ के लिए ही होता था, कंट्रीज़ के अंदर होता था। बाहर जो जाता था वो कच्चा माल जाता था, सूती, कपास, रेशम, चमड़ा, कच्चा चमड़ा हो गया, ऐसी चीज़ें जाती थी। फिनिश गुड तब तक इंडिया से बन के इंडिया के बाहर नहीं जाते थे, ट्रांसपोर्ट नहीं होते थे। अगर जाते भी थे तो उनको उतना दाम नहीं मिलता था विदेशी मार्केट में जितना मिलना चाहिए, जिससे क्या होता था व्यापारी को घाटा होता था। तो उसकी वजह वो वहाँ पर कच्चा माल, रॉ मटेरियल जो वहाँ पर प्रोसेस होकर फिनिश गुड बने वो चीज़ें ट्रेड में आती थी। Colonies such as India exported raw materials and food stuff and imported finished good. Trade was the main channel connecting the distant country. कॉलोनी जैसे इंडिया होगी, इंडिया की कॉलोनीज़ होगी, जैसे इंडिया के बड़े बड़े व्यापारी होते थे, ये लोग क्या करते थे, फूड हो गया, कच्चा माल हो गया, जैसे लेदर हो गया, या फिर ऐसी चीज़ें जो रॉ होती हैं, फूड आइटम्स होते हैं जैसे मसाले, टी और जो कपास हो गया, जूट हो गया, ऐसी चीज़ें हो गई हैं, ये ट्रांसपोर्ट किया करते थे, वो ये एक्सपोर्ट करते थे और वहाँ से जो बनी बनाई चीज़ें होती थी वो कॉस्टली चीज़ इंडिया में आके उन्हें बेचते थे। यही ट्रेड होता था। ट्रेड ही एक इकलौता ऐसा माध्यम था जो दो कंट्रीज़ को आपस में जोड़ता था। ग्लोबलाइजेशन क्या चीज़ है? व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन? तो ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज़। ग्लोबलाइजेशन क्या है? ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन होता है कंट्रीज़ के बीच में। So we can say globalization is the process of rapid integration or interconnection between countries through foreign trade, foreign investment by multinational corporations MNCs। तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या होता है? तेज़ी से इंटरकनेक्शन होता है, तेज़ी से दो कंट्रीज़ आपस में मिलती हैं, इन दोनों के बीच में व्यापार होता है, फॉरेन ट्रेड होता है, यानी कि एक दूसरे का सामान, एक दूसरे के बिजनेस, एक कंट्री के सामान दूसरी कंट्री में, दूसरी कंट्री का सामान पहली कंट्री के अंदर बिकता है। और क्या होता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, पैसे का फ्लो होता है, बाहर का पैसा इंडिया में लगता है, इंडिया का पैसा बाहर के बिजनेसेस में लगता है, जिससे क्या होता है दोनों देश आपस में तरक्की करते हैं, दोनों की टेक्नोलॉजी आपस में एक्सचेंज होती है, दोनों का बिजनेस मॉडल होता है वो आपस में शेयर होता है। It can be seen as a scheme to open global economy as well as the associated with the trade in the global. Hence, when the countries that were previously shut to foreign investment trade now they burn down barriers. तो क्या हुआ? अब जैसे ग्लोबल बिजनेस स्टार्ट हो गई तो कंपनीज एक दूसरे के कंट्रीज़ के मार्केट में देखती हैं अपॉर्चुनिटी क्या क्या हो सकती है, कैसे हम अपना माल दूसरी कंट्रीज़ के मार्केट में बेच सकती है। इंडिया में अगर किसी बड़ी बाहर की कंपनी की, यूएस की कंपनी को पिज़्ज़ा बेचना होगा तो क्या करेगी? सबसे पहले सर्वे करेगी कि इंडिया में किस टाइप का फ्लेवर लोग पसंद करते हैं, किस टाइप का स्वाद ज़्यादा चलता है। यहाँ पर बीफ कम चलेगा तो बीफ की जगह यहाँ पर चिकन यूज़ करेंगे, चिकन के साथ वो इंडियन जो स्पाइसेस हैं उसके साथ उसे कस्टमाइज़ करेंगे। मैगी आपने देखा होगा बीच में इतने सारे फ्लेवर्स के अंदर आई थी, पर बाहर की आप मैगी खाएंगे तो वो ऐसी नहीं होगी, मोस्टली नॉनवेज होगी और बीफ फ्लेवर्ड होगी। इंडिया में आके उनको चीज़ों को कस्टमाइज़ करना पड़ता है, इंडिया के मार्केट को समझना पड़ता है। तो यही ग्लोबलाइजेशन होता है। जहाँ पहले ट्रेड के बैरियर्स होते थे बीच में, जहाँ
एक कंपनी दूसरी कंट्रीज़ के अंदर अपना बिजनेस इसलिए नहीं कर पाती थी क्योंकि वहाँ के फॉरेन रूल्स हो गए, ट्रेड रूल्स हो गए, उनको बिजनेस करने से रोकते थे। वहीं ग्लोबलाइजेशन क्या करती है, उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है जहाँ पर एक कंपनी दूसरे कंट्री के अंदर बिजनेस कर सके, जिससे क्या होगा, उनके जो ट्रेड बैरियर्स हैं, जो रोकने वाले जो कॉजेज़ थे वो नहीं रहते, और कोई भी एक कंपनी ग्लोबल कंपनी बन जाती है और वो दूसरे कंट्रीज़ के अंदर आसानी से अपना बिजनेस कर सकती है। Several top Indian companies have been able to benefits from the globalization. They have invested in the newer technology and production methods and raised their production standards. Some have been gained from successful collaboration with the foreign companies. Globalization has enabled some large Indian companies to emerge as multinational themselves. Globalization has created new opportunity for companies providing services and particularly those involving ITs. तो इंडियन इकोनॉमी प्रोड्यूसिंग द मैगजीन फॉर लंदन बेस्ड कंपनी एंड कॉल सेंटर्स आर सम कॉमन एग्जांपल्स. Beside a host service such as data entry, accounting, administrative tasks, engineering is now done cheaply in India that are exported to the developed countries. तो क्या हुआ ग्लोबलाइजेशन से? क्या हुआ कि ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे फॉर्म्स के रूप में इंडिया में आया. हम कह सकते हैं कि इसने बहुत सारी सक्सेसफुल गेन की. अब एक इकलौता बिजनेस है, मान लीजिए एक पतंजलि, अगर वो लोकल हमारे इंडिया की एक लोकल कंपनी है, अगर वो अकेला बिजनेस करती, सिर्फ एक ही चीज़ का प्रोडक्ट का बिजनेस करती, तो शायद वो इतना नहीं कमा पाती. ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से उसकी वैरायटी ऑफ रेंजेस आ गई हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो स्नैक्स के आइटम के साथ साथ बिस्किट के आइटम्स भी बनाती है, मेडिकल आइटम्स भी बनाती है, और साथ के साथ जो अलग अलग जो सप्लीमेंट्स होते हैं, दवा होती हैं, उनके कैप्सूल वगैरह भी बना के वो कमा सकते हैं. अब कॉल सेंटर एक एग्जांपल हो गया. ग्लोबलाइजेशन, बाहर की कंपनियां इंडिया में अपना बिजनेस करती हैं. जो भी उनके क्यूरीज होगी, डाटा एंट्रीज होगी, या फिर एक्सेल का वर्क हो गया, अकाउंटिंग का वर्क हो गया, वो इंडिया के थ्रू कॉल सेंटर्स के अंदर कराती हैं. क्यों कराती हैं? क्योंकि इंडिया में उनको कॉस्ट, जो उनकी ऑपरेशन की कॉस्ट है, जो लेबर कॉस्ट है, वो कम लगती है. IT's कंपनी हो गई है, या फिर हम कह सकते हैं मैगज़ीन होगी, बाहर की मैगज़ीन होगी, वो इंडिया में पब्लिश हो रही है, इंडिया में मैगज़ीन प्रिंट हो रही है, और इससे क्या होता है कि उनको जो बाहर का कॉस्ट है उसके कंपैरिजन में इंडिया की लेबर कॉस्ट उन्हें कम लगती है, जिससे वो प्रॉफिट कमाती है. तो बहुत सारी कंपनीज़ ने कोलैबोरेशन के रूप में दूसरी कंपनीज के साथ बिजनेस करके उनको, या फिर उनके ऊपर उनको ख़रीद कर कोलैबोरेशन करके उनको ग्लोबल पोजीशन पाई है और प्रॉफिट गेन किया है. हाउ इंडियन इकोनॉमी रिएक्ट्स टू द ग्लोबलाइजेशन. When we talk about the globalization and the Indian economy, name strikes in our mind, that is Dr. Manmohan Singh. He was the finance minister in the 1990s when the globalization was fully implemented and experienced in India. He was the front man who framed the economic liberalization proposal. Since then, the nation was gradually moved ahead to become one of the supreme economic leader in the world. तो अगर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन की, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक नाम आता है, वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह का. तो वो क्या थे, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे 1990s के अंदर, जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को इंडियन मार्केट्स के अंदर इंट्रोड्यूस किया, उसको फ्रेम्ड किया, कैसा होना चाहिए ग्लोबलाइजेशन, कैसे उसके रूल वगैरह उन्होंने डिसाइड किए, उसकी पॉलिसीज़ बनाई हैं. ही वॉज द फ्रंट मैन वो फ्रेम्ड द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशंस proposal. Since then, the nation was gradually moved ahead to become one of the supreme economic leader in the world, जिसकी वजह से भारतवर्ष इतना बड़ा गणराज्य बन पाया है. तो इसके क्विक रिएक्शंस क्या हुए, जैसे अब ग्लोबलाइजेशन आया, इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, इनको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, तो इससे क्या फ़र्क पड़ा और क्या चेंजेस आए इंडियन इकोनॉमी के अंदर. तो पॉइंट नंबर 1 है, आफ्टर 1991 द राइज इन द GDP हैज़ ड्रॉप टू 30%. In 1991 to 1992, extended momentum in the following 5 years, 1992 to 2001. Moreover, the annual average growth of the GDP was recorded to be 6.1. हमारी GDP थी वो 6.1 रिकॉर्ड की गई.
Further, the exports skyrocket to 20% in 1993 to 1994. For 1995, the figure was recorded to be 18.4%. Export growth statistics in the recent year have been very impressive. हमारा जो एक्सपोर्ट है वो अच्छी क्वालिटी का हुआ. इम्पैक्ट्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी. जो ग्लोबलाइजेशन है उसका इम्पैक्ट्स हमारी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा. तो पॉइंट नंबर 1 है हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग इन अर्बन एरियाज़. लोगों का स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ जो स्टैंडर्ड उनका लिविंग ऑफ लाइफ स्टैंडर्ड्स हैं वो अच्छे हो गए. ग्लोबलाइजेशन आया तो नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुए. पहले लोग एसी नहीं जानते थे, लोगों ने एसी खरीदने शुरू कर दिए. लोगों के पास एड्स आए अच्छी बाइक्स के, 100 सीसी की बाइक्स के ऐड आए तो लोगों ने 100 सीसी की बाइक्स लेनी शुरू कर दी. लोगों के पास रॉयल इनफील्ड बाइक्स के ऐड आने शुरू हुए तो उन्होंने रॉयल इनफील्ड बाइक्स लेना शुरू कर दी, जिससे उनका स्टेटस अप हुआ. लोग नहीं जानते थे पहले कि कॉलगेट क्या होता है, सीधे दंत मंजन यूज़ करते थे या नीम की दातुन यूज़ करते थे. कॉलगेट्स देखना शुरू किया उन्होंने तो कॉलगेट को यूज़ किया तो उनको फ़ायदेमंद अच्छी चीज़ लगी, तो जिससे क्या हुआ उनकी लाइफ में लग्जरी आ गई. द इम्पैक्ट हैज़ नॉट हैव बीन यूनिफॉर्म अमंग द प्रोड्यूसर्स एंड द वर्कर्स. जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं और जो वर्कर्स हैं उनके लिए ये इम्पैक्ट बराबर नहीं था. क्यों बराबर नहीं था, इसका इम्पैक्ट हम बाद में पढ़ेंगे. हम एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ. वर्कर्स होते थे उनको ज़्यादा टाइम तक पहले क्या करते थे, 6 घंटे काम करते थे, घर चले जाते थे. उनको दिन का मिलता था कि उनको माल ख़त्म करना है और घर चले जाना है. अब जैसे ग्लोबल कंपनी आई उनकी डिमांड ज़्यादा थी, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी. वो अच्छा काम कराना चाहती थी, पूरे मैनेज वे में कराना चाहती थी और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में कराना चाहती थी. ये सब चीज़ें करने के लिए वो क्या करते थे, वो वर्कर्स को ज़्यादा आवर्स तक काम कराते थे. उनको डबल मेहनत करनी पड़ती है, उनको अपनी रिपोर्ट्स वर्कर्स को बना के अपने मैनेजर्स को देनी पड़ती है. जिससे क्या हुआ, वर्कर्स के ऊपर दबाव पड़ता था, उन्हें सैलरी कम मिलती थी क्योंकि प्रॉफिट का मोटा सा हिस्सा होता था वो वर्कर्स तक पहुंच ही नहीं पाता था. वो तो फिर भी 4,000 में काम कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन होने के बाद भी 4,000 में काम कर रहे हैं, तो उनको क्या फ़ायदा हुआ, कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ. जो मोटा प्रॉफिट जो कंपनी ने अर्न किया वो ग्लोबली इंडिया के बाहर चला गया. तो ग्लोबलाइजेशन का ये प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स इन दोनों के ऊपर एक जैसा असर नहीं होता था. There is a greater choice before the consumer who enjoy the improved quality and lower prices of the several products. तो कस्टमर्स के पास ये चॉइस थी कि वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट के बीच में चॉइस कर सके. अगर उसे कोई टूथपेस्ट लेना होता तो वो कॉलगेट का भी ले सकता था, पेप्सोडेंट का भी ले सकता है, वो पतंजलि का टूथपेस्ट भी ले सकता है, वो बबूल का भी ले सकता है, डाबर का भी ले सकता है, सिबा का भी ले सकता है. तो बहुत सारे उसके पास चॉइसेस आ गई हैं. वो हिमालय का टूथपेस्ट भी ले सकता है, जो भी उसको क्वालिटी अच्छी लगेगी, जिसके साथ उसका एक्सपीरियंस अच्छा होगा वो उस टाइप का कॉलगेट ले सकता है, उस टाइप का टूथपेस्ट ले सकता है. तो कस्टमर के पास क्या हो गया, चॉइसेस होगी प्रोडक्ट की. और कंपनीज़ को क्या हो गया कि उनको अपनी जो क्वालिटीज़ हैं, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ हैं, उनके फिनिश गुड हैं, उनकी क्वालिटी उसको अच्छी करनी पड़ी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लें उनके प्रोडक्ट को. MNCs have increased their investment in India leading to more job opportunity. बाहर की कंपनियां अपना काम कराने के लिए इंडिया में आई, उन्होंने इंडिया में अपने सेंटर्स बनाए, अपनी फैक्ट्रीज़ लगाई और यहाँ के लोगों को काम दिया. क्यों काम दिया, क्योंकि इंडिया में लेबर कॉस्ट ईजी होती है, कम होती है. तो इंडिया में क्या हुआ कि लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिली, जॉब मिली बहुत सारी, उनके स्किल डेवलप्ड हुए, उनकी लाइफ ईजी हुई. Globalization has involved some large companies to emerge as MNC themselves, like Tata Motor, Infosys, Ranbaxy, Asian Paints, Patanjali, Adani Groups की Fortune. तो ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ कि बहुत सारी इंडियन कंपनीज़ हैं, ये सब ग्लोबल बन गई हैं. ये पहले जो लोकल मार्केट्स में वर्क करती थी वो ग्लोबलाइजेशन के अंडर ये क्या करती है, इंडिया के बाहर भी वर्क करने लग गई. अपना माल वो बनाकर इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करती थी दूसरे कंट्रीज़ में. इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई. इसका कुछ एग्जांपल है, जैसे टाटा ट्रक्स सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर इंडिया के बाहर भी जाते हैं. मारुति के प्रोडक्ट्स हो गए, जब अपनी जैगवार के प्रोडक्ट्स हो गए, ये सब इंडिया के नहीं, इंडिया के बाहर भी वर्क
उनकी डिमांड बढ़ने लगी। साथ में दवाइयाँ होगी, इंडिया की दवाइयाँ होगी, जैसे रैनबैक्सी हो गई, डाबर हो गया, इनकी डिमांड इंडिया के बाहर बढ़ने लगी। इन्फोसिस जो सर्विस मार्केट में वर्क करती है, वो बाहर की कंपनीज़ के प्रोजेक्ट उठाती है, अकाउंटिंग के या फिर मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स उठाती है। तो दूसरी कंपनियों को भी उन्होंने अट्रैक्ट किया कि वो आके इन्वेस्टमेंट करें इंडिया के अंदर, जिससे क्या हुआ, इंडिया हमारी जो लोकल कंपनीज़ हैं वो ग्रो हुई। Globalization has also created new opportunity for the companies providing the service, particularly involving IT company. IT कंपनीज़ के लिए एक सुनहरा मौका था कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर वो पूरी दुनिया के अंदर बिजनेस कर सकें, और ग्लोबलाइजेशन के अंदर वो पूरी दुनिया से काम ले सकें, प्रोजेक्ट्स ले सकें, और इंडिया में चीप लेबर्स का यूज़ करके वो उस प्रोडक्ट को गेन कर सकें और अच्छा मार्जिन कमा सकें। ऐसे ही एग्जांपल हम कह दो तो हम freelancer.com होगी, ये क्या करती है, दुनिया भर के प्रोजेक्ट्स उठाती है, उनको चीप लेबर, इंडिया के चीप लेबर्स के थ्रू वो काम कराती है, और प्रॉफिट गेन करके वो वर्क कंप्लीट करा के जहाँ से उन्होंने प्रोजेक्ट है उसको क्लाइंट को वापस कर देते हैं। लोकल कंपनीज सप्लाई रॉ मटेरियल्स टू द फॉरेन इंडस्ट्रीज एंड हैव प्रॉस्पेर्ड। अब क्या होता है कि लोकल कंपनीज़ हो गई हैं, वो अपना रॉ मटेरियल है, अब दुनिया के बाहर कहीं भी जाके वो ट्रेड कर सकते हैं। हमारा इंडिया का क्रूड ऑयल हो गया, या फिर हम कोई भी रॉ मटेरियल बोलते हैं, सिल्क जूट या फिर कोयला हो गया, ये सारी चीज़ें ग्लोबल मार्केट में जहाँ पर भी उनकी डिमांड होती है हम पहुँचा सकते थे, और वहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब कुछ इम्पैक्ट ये भी है, एम्प्लॉयमेंट हमारा राइज हुआ विद द ओपनिंग ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ओपन हुए, जिससे क्या हुआ कि न्यू जॉब्स बनी को जो इफ़ेक्टिव थी, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग सेंटर्स बने। इसके साथ क्या क्या हुआ, बड़ी बड़ी फार्म्स हुई हैं, वो आई हैं। जब बड़ी बड़ी फार्म्स आती हैं तो उनके लिए रोड्स बनती हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, जिसका फ़ायदा लोकल लोगों को और अर्बन लोगों को भी फ़ायदा होता है। सर्च इन कंपनसेशन सर्च हुआ। अब बड़ी बड़ी कंपनीज आई हैं, उनको मैनेजर्स चाहिए, वो बाहर से मैनेजर्स थोड़ा ना लाएंगी, वो यहीं के मैनेजर्स यूज़ करेंगी। द compensation level have been stayed higher. These figures are impressive as compared to domestic companies might have presented. Why? The level of the knowledge and skill bought by the foreign companies is obviously advanced. This was the ultimately resulted in the modifications of the management structure. जो बाहर की कंपनीज आती है उनके स्टैंडर्ड्स, नॉलेज और ट्रेनिंग काफ़ी एडवांस होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ की जो लोकल लोग होते हैं वो उस चीज़ को सीख कर ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी गेन कर सकते हैं। लोगों को अच्छी सैलरी मिलने लगी, अच्छा काम मिलने लग गया, तो ऑब्वियसली उनका डेवलपमेंट, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अप हो गया। जो पहले आप लोकल कॉलोनीज गांव में रहते थे, गांव के लोग आके शहरों में काम करने लगे, शहर के लोग बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करने लगे, जिससे क्या हुआ कि उनकी लाइफस्टाइल अच्छी होगी। अब वो चीज़ गेन कर सकते हैं जो सिर्फ उनके लिए सपना थी। अगर किसी को 4 BHK लेना हो तो वो आसानी से ले सकता था, जिसको कार लेनी हो, कार चलानी हो, जो कार चलाने के बारे में पहले सोच सकता था। ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोगों को जॉब मिली, जिसकी वजह से कार लेना पॉसिबल हुआ। जो लोग पहले कभी मतलब एयरप्लेन्स में बैठना सिर्फ सपना समझते थे, आज के टाइम में ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये ईजी हुआ, लोगों के पास पैसा आ गया जॉब की वजह से, जिससे आजकल फ़्लाइट में बैठना नॉर्मल बात हो गई है। इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बेटर परचेजिंग पावर। क्या हुआ, वेल्थ जनरेशन अक्रॉस द इंडियन सिटीज़ हैव बीन एनहेंस्ड सिंस ग्लोबलाइजेशन वाज फुली हिट in the nation. You can notice on the improvements of the purchasing power of the individual, especially those working under the foreign organization. Further, domestic organizations are motivated to present higher rewards to the employees. Therefore, a number of cities are experiencing better standard of living together with the business development. तो लोगों के पास अच्छी जॉब्स होने लगी तो अच्छा पैसा आने लग गया, जिसकी वजह से डोमिनोज़ में खाना, पिज़्ज़ा खाना कभी कभी जो रेयर चीज़ होती थी, आजकल कॉमन सी बात हो गई है। पहले कोक पीना, पेप्सी किसी शादी या पार्टीज़ के ऊपर, किसी मौके, बर्थडे पार्टीज़ के मौके पर ही कोक पेप्सीज वगैरह पी जाती थी। आजकल पीना बहुत कॉमन हो गया, क्योंकि लोगों के पास उसको ख़रीदने की क्षमता है, लोग आसानी उस चीज़ को परचेज़ कर सकते हैं। आजकल आवाकाडो फ्रूट हो गया, ड्रैगन फ्रूट हो गया,
ऐसे जो रेयर फ्रूट्स होते हैं ये ख़रीदना नॉर्मल सी बात होगी, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, ख़रीद लीजिए। क्यों? क्योंकि आपके पास जॉब अच्छी है, आपके पास परचेजिंग पावर है। The benefits of the globalization can be shared better in the following ways. The government policy must protect interest not only for the rich and the powerful, but of the all peoples of the country. जो बेनिफिट्स हैं ग्लोबलाइजेशन के वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिससे ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा है वो छोटे तबके के लिए और बड़े तबके के लिए, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो काम करने वाला मैनेजर हो, या फिर जो वर्कर हो काम कर रहा है, या फिर जो बंदा उस जगह पर रह रहा है, उसके लिए उसके शेयर बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं है सिर्फ अमीर ही अमीर लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाते रहें, घर में गरीब बेचारा सिर्फ रगड़ता रहे, आपस में ही उतनी सैलरी में काम करता रहे, उसकी लाइफ में कुछ चेंजेस ना हो, उसकी उतनी सैलरी बनी, उसे कोई बेनिफिट ना मिले। तो ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा सबको इक्वली होना चाहिए। द गवर्नमेंट कैन इंश्योर दैट द लेबर लॉज आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड एंड वर्कर्स गेट देयर राइट्स। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो लेबर लॉज हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड हो। अगर 8 घंटे काम करना ही ड्यूटी में उस लेबर लॉज के अंदर लिखा है तो लेबर को 8 घंटे काम ही करने दिया जाए, उससे ज़्यादा काम करे तो उनको एक्स्ट्रा पे मिले। ये नहीं है कि 8 घंटे का काम है पर उसको 13-13, 14-14 घंटे लगा रहे हैं और सैलरी के ओटी के नाम पर, ओवर टाइम के नाम पर कुछ भी नहीं दे रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस टिल दे बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू कम्पीट। जो हमारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं तो उनको भी चांस मिलना चाहिए कि वो भी अच्छी परफॉर्मेंस दें और कम्पीट करें। ये नहीं है कि इसको बड़े बड़ी कंपनीज ही पिज़्ज़ा वगैरह बना रही हैं और बिज़नेस कमा रही हैं। जो छोटे जो लोकल रेस्टोरेंट में अपना पिज़्ज़ा बनाता है उस बंदे को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि बड़ी कंपनीज ही अपनी दुकान खोल के वो बिज़नेस कर रही है, सिर्फ उनको ही ये राइट मिले कि वही पिज़्ज़ा बना सकती हैं। ऐसा सबको मिलना चाहिए कि वो भी अपना पिज़्ज़ा बना सके, कोई भी अपना प्रोडक्ट बना के बेच सके मार्केट में। इट कैन नेगोशिएट द WTA फेयर रूल्स। और सबसे बड़ी बात, जो बिज़नेस होना चाहिए कंट्रीज़ के बीच में वो WTO के रूल्स के अंडर होना चाहिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करती है कि किस कंट्री में कौन सी कंपनी कैसे बिज़नेस करेगी, उसके बिज़नेस रूल्स क्या होंगे, उसके ट्रेड रूल्स क्या होंगे, उसके एक्सपोर्ट रूल्स क्या होंगे, इंपोर्ट रूल्स क्या होंगे, कितनी ड्यूटी लगेगी, कितनी ड्यूटी नहीं लगेगी, क्या क्या आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या क्या आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ये सब कंट्रोल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के पास होते हैं। तो हर कंपनी WTO को ये ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा कि जो बिज़नेस हो रहा है कंपनीज़ के बीच में वो WTO के रूल्स के मुताबिक ही हो रहा है। Government can ensure the fair globalization to its people in the following ways. Government needs to care about the labor's laws so that the worker get the rights and support small producers to improve their performance. ये अभी हम पढ़ चुके हैं। सेकेंड पॉइंट है गवर्नमेंट कैन नेगोशिएट विद द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द फेयर रूल्स, कैन अलाइन विद द डेवलपिंग कंट्रीज टू स्टैंड अगेंस्ट द डोमिनेशंस ऑफ द डेवलप कंट्रीज़। अब क्या होता है कि डेवलप कंट्रीज़ होती हैं जैसे US अमेरिका, ये WTO को कहती हैं कि हमारे रूल्स के मुताबिक ही हम ट्रेड करेंगे, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जितने भी वो डेवलप कंट्रीज़ हैं ये रूल्स बनाएं, ये दूसरी कंट्रीज़ के लिए भी या होस्ट कंट्रीज़ के लिए भी उतने फ़ायदेमंद हो ना हो सकता है कि जो कंट्री डेवलप कंट्रीज़ अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके लिए ये बनाए रूल्स काफ़ी घातक हो सकता है कि लोकल जो डोमेस्टिक मार्केट की चीज़ें हैं, जो होस्ट कंट्री के डोमेस्टिक मार्केट की चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएं या मार्केट बर्बाद हो जाए, या फिर हो सकता है कि पर्टिकुलर कैटेगरी है प्रोडक्ट की वो ख़त्म हो जाए या डैमेज हो जाए, या लोकल कंपनी बाहर की कंपनी आके छोटी जो लोकल कंपनीज़ हैं उनको कब्ज़ा कर लें, उनके ऊपर उनको ख़रीद लें। और किसी देश में मान लीजिए इंडिया में सबसे बड़ी जो अनाज मतलब पैदा करने की वॉलमर कंपनी है, जहाँ जो सबसे बड़ा गेहूँ स्टोरेज या फॉर्च्यून रिफाइंड्स ऑयल की कंपनी है, उसमें सबसे बड़ी कंपनी है वो हमारी वॉलमर्स है। वॉलमर इंडिया है जो अडानी के अंडर है। और मान लीजिए कोई बड़ी ग्लोबल बाहर की कंपनी आके अडानी को ख़रीद लेती है और कहती है कि जितना भी ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर, रिफाइंड ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, हम लोकल इंडिया के मार्केट में बेचेंगे नहीं। तो क्या होगा, इंडिया में रिफाइंड ऑयल की कमी हो जाएगी। रिफाइंड ऑयल की कमी होगी तो क्या होगा,
कि इंडिया में रिफाइंड ऑयल के दाम एकदम बढ़ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ये WTO को ध्यान रखना है कि सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ की ना सुने, अन्य डेवलप्ड कंट्री के साथ भी निगोशिएट करें, उनकी बात भी सुने। Markets have been transformed in recent years. We have a wide choice of goods and service before us. The latest model of the digital cameras, mobile phones, televisions made us by leading manufacturers of the world within our reach now. Today, Indians are buying cars produced nearly all the top companies in the world. A similar explosion of the brands can be seen for many other goods from t-shirts, televisions to processed food, juices. अब क्या है कि मार्केट कैसे चेंज हुआ है कि अब कस्टमर्स के पास बहुत सारी चॉइसेस आ गई हैं। लेटेस्ट मॉडल का डिजिटल कैमरा हो, चाहे निकॉन का हो, चाहे वो सोनी का कैमरा हो, या फिर टेलीविज़न की बात की जाए, LG की बात की जाए, क्रोमा की बात की जाए, सैमसंग की जो एलमोल्ट टीवीज़ होते हैं, कर्व टीवीज़ होते हैं, उनकी बात की जाए, जो वर्ल्ड में लेटेस्ट लॉन्च टीवी हैं, वो आप आज की डेट में ख़रीद सकते हो, अपने घर मंगवा सकते हो। इंडियंस आजकल लेटेस्ट मॉडल की कार, बाइक्स, जो बाहर के ब्रांड्स की कार हैं, वो आप इंडिया में मंगवा सकते हो। इसी तरह क्या है कि इंडिया के लोगों के सामने जूसेस के नए नए ब्रांड आ रहे हैं, केक्स के नए नए ब्रांड आ रहे हैं आपके सामने, स्मूदीज़ के नए नए ब्रांड आ रहे हैं, नए नए जूसेस आ रहे हैं। तो ये क्या है कि बाहर के जो कभी आपने जूस सुने भी नहीं हैं, वो जूस आप नए नए जूस आ रहे हैं, मलबरी, पैशन फ्रूट्स, तरह तरह के नए नए फ्रूट्स जूसेस आपके सामने आ रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। आपके पास वो पहुँच है, आपके पास वो पैसा है जो आप उन पर खरीद सकते हो और अपने लिए मंगवा सकते हो। Globalization and the greater competition among the producers have been advantages to the customer. ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके बीच में कंपटीशन हुआ, और कंपटीशन होने की वजह से क्या हुआ, कस्टमर्स को एडवांटेजेस मिली हैं। क्या क्या एडवांटेजेस मिली हैं वो हम पढ़ते हैं। ग्लोबलाइजेशन and the greater competition among the producers, both the locals and the foreigners, have been advantages to the customer, particularly to well-off sections of the urban areas. इससे क्या हुआ, जो अर्बन एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं, जो सब अर्बन एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं, उनके पास चॉइसेस आ गई हैं। आजकल आपको खाना मंगाना होगा तो आप जोमेटो से भी मंगा सकते हो, स्विगी से भी मंगा सकते हो, फूड पांडा से भी मंगा सकते हो, डोजो से भी मंगा सकते हो। आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, आप किसी से भी घर पे खाना मंगवा सकते हो। There is a greater choice before the customers who can now enjoy improved quality and the lower price for the several products. अगर आपको जियो की कॉल पसंद नहीं आ रही है तो आप एयरटेल में शिफ्ट हो सकते हो, एयरटेल की समझ में नहीं आ रही है तो आइडिया में शिफ्ट हो सकते हो, आइडिया की पसंद नहीं आ रही है सिम तो आप टाटा की सर्विसेज ले सकते हो। ऐसे इंटरनेट के बारे में, अगर आपको एयरटेल का इंटरनेट अच्छा नहीं लग रहा है तो तिकोना का पकड़ लीजिए, तिकोना का अच्छा नहीं लग रहा है तो हैथवे की इंटरनेट सर्विसेज ले लीजिए। आपको पिज़्ज़ा की बात करें तो आपको डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा अच्छा नहीं लग रहा तो पिज़्ज़ा हट पे चले जाइए, पिज़्ज़ा हट का अच्छा नहीं लग रहा तो बर्गर किंग का बर्गर ट्राई कीजिए। आपके पास लॉट्स ऑफ चॉइसेस हैं। आप एक ब्रांड के साथ स्टिक होकर नहीं रह सकते, आपकी ये मजबूरी नहीं बन सकती है। अगर आपको ज़ारा का ब्रांड पसंद नहीं है तो आप और किसी दूसरे ब्रांड में शिफ्ट हो जाओ, ये आपकी चॉइस है। आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, जगह जगह मॉल खुले हुए हैं। आपको एक मॉल अच्छा नहीं लग रहा है दूसरे मॉल में चले जाओ, दूसरा मॉल अच्छा नहीं लग रहा है तीसरे मॉल में चले जाओ, ये आपकी चॉइस है। People can enjoy high standards of living, but the impact of the globalization is not being uniform under the producers and the workers. तो इसका जो इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का, वो कस्टमर्स के लिए तो अच्छा है, पर प्रोड्यूसर और वर्कर्स के लिए इक्वली नहीं है। Services of the top Indian companies now have been able to benefit from the increased competition. अगर कंपटीशन इंक्रीज हुआ है प्रोडक्ट के अंदर तो बहुत सारी लोकल कंपनीज हैं, उनकी डिमांड बढ़ गई है, जिससे क्या हुआ, वो भी टफ कंपटीशन दे रही हैं बाहर की कंपनीज़ को। अब इंडिया का डाबर हनी है और बाहर के जो हनी है उसके मुकाबले काफ़ी अच्छा है। तो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि बाहर का जो हनी है वो उसका टेस्ट इंडियन लोगों के मुताबिक ना हो। वो अब बहुत सारी ऐसी चीज़ है, पीनट बटर इंडिया में इतना नहीं चला है जितना हमारे लोकल अमूल का बटर चलता है। क्यों? क्योंकि
इंडियंस लोगों को शुरुआत से ही अमूल बटर खाने की आदत होगी। They have invested the lower technology in the technology production methods to rise their production standards। अब क्या हुआ कि जो कंपनीज़ हैं, इंडियन कंपनीज़ हैं, वो अपना प्रोडक्शन है, वो अपनी जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, साथ में जो टेक्नोलॉजी वो मैन्युफैक्चर में यूज़ कर रहे हैं वो भी इंक्रीज़ कर रहे हैं, वो भी अप कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके पास एक स्टैंडर्ड चीज़ होती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक वो प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, उसी के हिसाब से वो फिनिश गुड करते हैं, पैकेजिंग अच्छी होने लगी, उनके फिनिश गुड अच्छे होने लगे हैं, जिसकी वजह से कस्टमर्स की डिमांड बढ़ने लगी है और वो इंटरनेशनल ब्रांड्स को बीट कर रहे हैं। Wide ranging choices of the goods in our market is a recent phenomena that has been brought changes in the life of the people। अब जितना भी मार्केट में कंपटीशन हुआ है, मार्केट के अंदर कंपटीशन हो गया तो प्राइसेस के अंदर कंपटीशन है, प्राइसेस के अंदर कंपटीशन है तो लोगों के पास चॉइसेस हैं, लोगों के पास चॉइसेस है तो क्या हो गया कि लोगों की लाइफ के अंदर चेंजेस आने लगे, उनको नए नए ब्रांड्स मिलने लगे, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिलने लगे, लोगों को डिफरेंट वैरायटीज़ को एंजॉय करने का मौका मिला। अब वो ज़ारा के कपड़े भी पहनते हैं, वो पेंटालून के कपड़े भी पहनते हैं, एडिडास के शूज़ डालते हैं, आप नाइकी के शूज़ डालिए, आपके पास ढेर सारे चॉइसेस हैं, आप डिफरेंट चॉइसेस के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे विशाल मेगा मार्ट चले जाएँ, आप चाहे बिग बाज़ार चले जाएँ, आपके पास चॉइसेस है, आप कहीं से भी जाके आप कपड़े खरीदिए। ये नहीं है कि आपको एक ही मॉल्स के अंदर स्टिक रहना है। Rapid improvement in the technology has stimulated the globalization process. Transportation changes have been made a much faster delivery of the goods across the long distance possible at the lower cost. Globalization की वजह से क्या हुआ, जो ट्रेड बैलेंस है, जो ट्रेड टैक्सेस लगते थे वो कम हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि लॉन्ग डिस्टेंस प्लेसेस पर डिलीवरी करना आसान हुआ। आप इजीली चीपली अपना सामान, अपना पार्सल अमेरिका, यूएस, फ्रांस, अंटार्कटिक में आप डिलीवर कर सकते हैं। There are more efficient remarkable developments in the information and the communication technology। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, डेवलपमेंट्स हुए, टेक्नोलॉजी के अंदर डेवलपमेंट हुए, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अंदर डेवलपमेंट हुए, जिसकी वजह से क्या हुआ, आप इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह एफिशिएंटली और अकाउंटेबल वे के अंदर आप डिलीवरी करने लगे, प्रोडक्ट्स को, फिनिश गुड को आसानी से डिलीवर करने लगे। रिस्पॉन्डिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा हुआ है, अगर कस्टमर को कोई शिकायत है तो उसकी रेक्टिफिकेशन, कंप्लेंट रेक्टिफिकेशन ईजी हुई, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन ईजी हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट्स हुई। Telecommunication facilities are used to contact one another around the world, to access the information instantly, to communicate from the remote areas information instantly, and to communicate from the remote areas। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हुई हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आप पूरे वर्ल्ड में आसानी से कहीं भी कम्युनिकेट कर सकते हो, आप इंटरनेट कॉल के थ्रू कहीं भी कॉल कर सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। रिमोट रूरल एरियाज़ के अंदर भी आजकल कम्युनिकेट करना इजी हो गया। आजकल लोग हिली जगह पे ऊपर वर्क फ्रॉम हिल्स काम करते हैं, वर्क फ्रॉम विलेज काम करते हैं, वर्क फ्रॉम रूरल एरिया काम करते हैं। आप शिप पर बैठे हुए हैं सी के अंदर, आप वहाँ से काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज़ पॉसिबल टू कम्युनिकेट फ्रॉम सी टू मेनलैंड, ये सैटेलाइट के थ्रू पॉसिबल हो पाया। अगर आप किसी पहाड़ की चोटी पर बैठ के काम कर रहे हैं, आपका गांव किसी पहाड़ पर है और आप मुंबई का काम अपने घर से कर रहे हैं, तो इट इज़ पॉसिबल वाया सैटेलाइट कम्युनिकेशन। Through internet, one can obtain the share of information on almost anything. It can allow sending emails, talking across the world at negotiable costs। इंटरनेट कॉल से ये पॉसिबल हो पाया है कि आप वर्ल्ड में कहीं भी इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकें, इंफॉर्मेशन को गेन करें, इनसे एक्सेस कर सकें, और ताकि आप वर्ल्ड में कहीं भी किसी से बात करें और अपनी बात को कह के अपने बिजनेस को कर सकें, और बहुत ही कम पैसों में आप अपनी बात को कहें, अपनी बात को, इंफॉर्मेशन को पहुंचाएं और नॉलेज को पूरा प्रोसेस करें। फ़ायदे के साथ साथ क्या हो गया कि डिसएडवांटेजेस भी हुए हैं ग्लोबलाइजेशन के इंडिया के अंदर। इफ़ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी,
Then talking about the negative effects is also important. The informational sector is purposely not listed in the labor legalization. For example, informal workers are not subject to considering in the 1940 Factory Act. The scheme covers viral factors such as common working conditions, safety and health, ban on the child labors, working hours, etc. Also, globalization has caused poor health, disgraceful working conditions, as well as bondages happening in the different parts of the country. अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो हमें नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में भी बात करनी होगी। लेबर लॉज के अंदर जो हमारे डेली वेजेस के काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। इसके साथ साथ ही उनकी वर्किंग कंडीशंस होगी, किस वर्किंग कंडीशंस के अंदर वो काम करते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, कैसे वेंटिलेशन की सुविधा होनी चाहिए, हेल्थ की सुविधा होनी चाहिए, अगर कोई बंदा काम करते करते बीमार हो जाए उसको कैसे उसका इलाज करना है, इसके बारे में 1948 लेबर्स लॉज के अंदर डिस्कस नहीं किया गया। तो इसके अलावा ये चीज़ भी है कि चाइल्ड वर्किंग आवर्स कितने होने चाहिए, अगर वर्किंग आवर्स बढ़ाते हैं तो उसके अंदर कैसा ओटी मिलना चाहिए, वो हमारी सैलरी का कितना परसेंट होना चाहिए, ऐसा कुछ भी डिस्कशन नहीं है लेबर लॉ के अंदर। इससे क्या हुआ कि पुअर कंडीशंस में भी वर्कर्स को काम करना पड़ता है और जिसकी वजह से क्या होता है उनकी हेल्थ के ऊपर असर होता है। कई जगह तो किसी बंदे को जब काम पे रखते हैं तो उसके साथ बॉन्ड भी शेयर करते हैं, जिससे क्या होता है कि बंदा चाहे कंपनी 11 आवर काम कराए, 9 आवर काम कराए, उसको उस कंपनी के एग्रीमेंट के हिसाब से बॉन्ड की वजह से काम करना पड़ता है। इस दौरान कंपनी उसका हरासमेंट करती हैं, उसको ज़्यादा काम लेती है, उससे ज़्यादा वर्किंग आवर्स में काम कराती हैं। ऐसा आज भी इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर हो रहा है। It leads to the widening of the income inequalities among the various countries. It has led to the widening of the income inequalities among the various countries. Workers' jobs are no longer secure. Expansion of the unorganized sector. Small manufacturers has been hit hard due to the several competition. Several units have been shut down or rendering many workers jobless. Lives of the workers on the whims of the employees. वर्कर्स आर डेवलप्ड फ्रॉम द फेयर शेयर ऑफ द बेनिफिट्स। इससे क्या हुआ, वर्कर को फेयर शेयर नहीं मिलता था प्रॉफिट्स का। अगर कंपनी को फ़ायदा होता है तो सबको बोनस मिलना चाहिए, वो भी नहीं होता था। जो वर्कर्स की जो लाइफ थी वो कम्प्लीटली एम्प्लॉयर्स तो उनके रहमो करम पर थी। वो जब चाहे सैलरी दें, जितने चाहे वो आवर काम करें, काम कराएं ना काम कराएं, ये सब उनके रहमो करम पर होता था। स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स थे, वो बड़ी बड़ी कंपनीज़ के प्रोडक्शन के आगे अपना कंपटीशन नहीं दे पाते, अपने फिनिश गुड को नहीं तैयार कर पाते थे, जिसकी वजह से वो बंद हो गई या फिर वो उनके एम्प्लॉयज़ थे वो दूसरी कंपनियों में शिफ्ट हो गई, जिसकी वजह से कंपनियां बंद हो गई। वर्कर्स आर जॉबलेस। काफ़ी सारे वर्कर्स हो गए जो लोकल लेदर मार्केट थी या फिर जूट मार्केट थी, उसके वर्कर्स हो गए, वो जॉबलेस हो गए क्योंकि कंपनियां बंद हो गई। जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर था कंपनी का वो एक्सपेंड हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो स्टैंडर्ड था ट्रेड रूल्स से वो फॉलो करना मुश्किल हो गया और इनकम की इनइक्वालिटी आ गई। अब एक कंपनी के अंदर एक लड़का काम करने वाला बंदा वो 12,000 ले रहा था। एक कंपनी में सेम कंपनी के अंदर सेम स्किल का बंदा दूसरी कंपनी में अगर काम कर रहा है, इंटरनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, तो उसकी सैलरी 24, 25, 50,000 तक होती थी। तो सेम स्किल पर ये सैलरीज इनइक्वालिटीज़ थी। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ ग्लोबलाइजेशन के इंडियन मार्केट्स के अंदर? कस्टमर एडवांटेजेस थे, कस्टमर के पास एडवांटेज थे, पार्टिकुलरली वेल ऑफ सेक्शंस ऑफ द अर्बन एरियाज़। ग्रेटर चॉइस थी कस्टमर्स के पास, वो इम्प्रूव क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लोअर प्राइस में ले सकता था। हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग देन वाज पॉसिबल एज अर्लियर। Increased investment in India over past 20 years. New jobs has been created. Local companies supplying raw materials to these industries has proposed. Top Indian companies have been able to benefit from the increased competition. They have been invested to the newer Indian and production methods and raise their production standards. Successful collaboration with the foreign companies. ये इंडियन मार्केट्स में कंपनीज़ के ऊपर असर हुआ। इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया। जो इम्पैक्ट हुआ जो ग्लोबलाइजेशन का,
वो क्या था, इसके हम नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ते हैं। स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हिट हुए काफ़ी, क्यों? क्योंकि कंपटीशन उनको तेज़ मिला। बाहर की जो कंपनी आती थी उनकी नई टेक्नोलॉजी होती थी, प्रोडक्शन की एडवांस स्किल्स होती थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो फिनिश गुड काफ़ी अच्छा कर पाते थे, जिसकी वजह से कस्टमर को वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे। हमारी लोकल कंपनीज़ के जो प्रोडक्ट्स थे वो काफ़ी हिट नहीं कर पाते थे। अब बाहर की कंपनी ने आके पिज़्ज़ा खोल दिया, हल्दीराम की भुजिया हिट होगी। हल्दीराम की भुजिया उसके सामने, या सीताराम के छोले भटूरे थे, वो पिज़्ज़ा के सामने लोगों को कम अट्रैक्ट करते थे, लोग पिज़्ज़ा की तरफ भागने लगे। फॉर मोर लार्ज नंबर्स ऑफ द स्मॉल प्रोड्यूसर्स, competition and the uncertain employment, many low skill workers have lost jobs। जो लो स्किल्स वर्कर्स थे, जिन्हें सिर्फ हाथ से बुनाई वगैरह काम करना आता था, या फिर जो ज़्यादा पढ़े लिखे लेबर नहीं थी, वो जॉबलेस हो गए। Most employees these days prefers to employ with the workers flexibility। This means worker jobs are no longer secure। जो कंपनीज थी वो आजकल वर्कर के साथ काम, ऐसे वर्करों के साथ काम करना चाहती जो फ्लेक्सिबल हो, जो पर्टिकुलर सीज़न पर्टिकुलर टाइम पर ही वर्क कर सकें। जिससे क्या हुआ, उनकी जो वर्कर्स थे उनकी कोई फिक्स सैलरी नहीं होती थी, और उनकी जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती थी कि आज काम कराएंगे या नहीं कराएंगे, या फिर जिस टाइम वो खाली बैठे उनको काम मिलेगा नहीं मिलेगा। इससे वजह से उनके पास कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं थी। एट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कैन नॉट बी रिड्यूस्ड एज द कॉस्ट ऑफ। अब जो बड़ी बड़ी कंपनी उन्हें पता होता है कि हम जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है उसे तो कम नहीं कर सकते। अगर जो दूध है लोकल मार्केट में अगर 40 रुपये का मिल रहा है तो उसे हम कम नहीं कर सकते। वो क्या करते थे, 40 में खरीद के वो अपने वर्कर्स की सैलरी कम कर लेते थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि प्रॉफिट गेन करने के लिए वो वर्कर्स की सैलरी कम कर देते थे, जिसकी वजह से वर्कर्स सफ़र होते थे। वेजेस आर लोस, वर्कर्स आर फोर्स्ड टू वर्क ओवर टाइम टू मेक बोथ एंड्स मीट। अब क्या होता था कि सैलरी कम थी और वर्कर्स को ज़्यादा काम करना पड़ता था, ओवर टाइम ज़्यादा करना पड़ता था, जिसकी वजह से क्या होता था, वर्कर्स की जो हेल्थ थी वो भी इम्पैक्ट होती थी। What are the multinational companies? MNCs। MNC is a company which owns or controls production in one nation। MNC is a company that owns or controls production in more than one nation। MNC ऐसी कंपनी होती है जो अपना कंट्रोल, प्रोडक्शन का कंट्रोल होती है, या फिर ऐसी कंपनी होती है जो एक नेशन से ज़्यादा नेशन में अपना प्रोडक्शन करती है, या फिर एक से ज़्यादा कंपनी को कंट्रोल करके रखती है। The main features of the MNCs are they set up the factories and offices in more than one country। They set up their units where no cost of they set up their units where cost of production is low और उनका प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हाई हो। वो ऐसी जगह पर अपनी फैक्ट्रीज़ लगाती थी जहाँ पर उनकी प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो और उनका प्रॉफिट ज़्यादा हो। दे सेट अप देयर फैक्ट्रीज़, एक कंट्री से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर वो अपने ऑफिसेज़ बनाती थी। दे सेट अप देयर यूनिट्स वेयर दे कैन गेट चीप लेबर्स एंड अदर रिसोर्सेज। वो ऐसी जगह अपने यूनिट्स लगाती थी जहाँ पर लेबर कम हो, जहाँ पर डिफरेंट सोर्सेज लाइक बिजली, पानी, सड़क, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो, जो मार्केट्स के पास हो। मल्टीनेशनल कंपनीज आर स्प्रेडिंग देयर प्रोडक्शन इन डिफरेंट वेज। मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो अपना प्रोडक्शन डिफरेंट तरीक़ों से बढ़ाती हैं। बाय सेटिंग अप पार्टनरशिप विद द लोकल कंपनीज, वो लोकल कंपनीज़ के साथ पार्टनरशिप में कर लग जाती हैं। बाय प्लेसिंग ऑर्डर्स विद द लोकल कंपनीज़, वो अपने जो कच्चे माल की सप्लाई के लिए लोकल कंपनीज़ को ऑर्डर करती हैं। बाय क्लोजली कम्पीटिंग विद द लोकल कंपनी, वो लोकल कंपनीज़ के साथ कंपटीशन लगाती हैं, अपना लोकल कंपनी जैसा ही प्रोडक्ट बना देंगी, उनके साथ कंपटीशन करने लग जाएंगी। बाय बाइंग लोकल कंपनीज़, वो लोकल कंपनी को ही ख़रीद लेती हैं, छोटी मोटी कंपनीज़ को ही ख़रीद लेती हैं। बाय प्रोवाइडिंग मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट, वो छोटी कंपनियों को पैसा लगा के उनको एडिशनल पेमेंट करके उनके साथ पार्टनरशिप में लग जाती हैं। बाय ब्रिंगिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर देती है, जिससे क्या होता है वो कम टाइम में अच्छा प्रोडक्शन कर पाते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में और क्वालिटी में प्रोडक्शन कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मार्केट में अच्छा प्रोडक्ट आ जाता है लोगों के पास, उसकी उनको रिलायबल कॉस्ट मिलती है, जिससे कस्टमर भी खुश, कंपनी भी खुश और परचेज़र भी खुश। What is joint venture? Sometimes MNCs are set up to sometimes MNCs are set up production jointly with some local companies of this country।
क्या करती हैं, सब बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं जैसे अमेज़ॉन है, वो इंडिया के साथ आके एडुकार्ट वगैरह जैसी छोटी मोटी डिलीवरीज़ की कंपनीज़ होती हैं, उनके साथ पार्टनरशिप कर लेती है। तो ऐसी कंपनीज़ को हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर्स। बेनिफिट टू द लोकल कंपनी, जॉइंट वेंचर्स का लोकल कंपनीज़ को क्या बेनिफिट होता है? एमएनसी कैन प्रोवाइड मनी टू MNC can provide money for additional investments like buying new machines for faster production. लोकल कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, नई मशीन्स खरीद पाती हैं, उनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है और MNCs इसको इन्वेस्ट करती हैं। MNCs might bring them latest technology for production. MNCs की पास क्या होती है, टेक्नोलॉजी होती है, उनके पास स्किल्स होते हैं, वो लोकल कंपनीज़ को प्रोवाइड करती हैं, जिससे क्या होता है लोकल कंपनीज अच्छी तरीके से वर्क कर पाती हैं, प्रोडक्शन कर पाती हैं और एक कंट्रोल्ड वे में और एक बेटर वे में वो प्रोडक्शन कर पाती हैं। बेनिफिट्स टू द फॉरेन कंपनीज, बाहर की कंपनियों को फ़ायदा होता है। मोस्ट कॉमन रूट फॉर MNC इन्वेस्टमेंट इज़ टू बाय द लोकल अप कंपनीज एंड देन एक्सपेंड प्रोडक्शन। तो सबसे कॉमन वे होता है बाहर की कंपनीज़ को इंडिया में बिजनेस करने का कि वो छोटी मोटी कंपनीज़ होती हैं या लोकल कंपनीज़ होती हैं, उनको वो ख़रीद लेते हैं। अब मान लीजिए नथुराम यहाँ पे हलवा, यहाँ पर मिठाई अच्छी बनाता है, बाहर की कंपनी आ गई, उसको क्या करना है कि यहाँ के इंडिया के फूड बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, तो वो क्या करेगी, नथुराम को कहेगी कि आप बताओ कितना पैसा लेना चाहते हो, मैं आपका बिज़नेस खरीदना चाहता हूँ। नथुराम बोलेगा कि भाई मेरी दुकान तो 10 लाख की है, मैं तुमसे 20 लाख लेना चाहता हूँ। बाहर की कंपनी उसको 25 लाख देंगी, बोलेंगी आज से तुम्हारी दुकान हमारी होगी, हम बिज़नेस करेंगे, तुम हमारे लिए हमारे लेबर्स को ट्रेन करोगे और उन्हें बताओगे 1 साल तक कि कैसे सब प्रोडक्शन करते हैं। तो वो क्या करेगी, नथुराम 1 साल तक उनके लिए काम करेगा, उसके बाद कंपनी जब सब चीज़ सीख जाएंगी फिर नथुराम को अलग कर देंगी 25 लाख लेके और बोलेंगी आज के बाद तुम नथुराम नाम की कोई मिठाई की दुकान मत बनाना। तो इस हिसाब से कंपनी लोकल मार्केट बिजनेस को ख़रीद के उनके ऊपर कब्ज़ा करके और अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ करती हैं। इसका एग्जांपल है फ्लिपकार्ट विच इज़ एक्वायर्ड बाय द वॉलमार्ट। अब वॉलमार्ट बाहर की कंपनी है, उसने फ़्लिपकार्ट को ख़रीद लिया और फ़्लिपकार्ट इंडिया की लोकल कंपनी है। अब वॉलमार्ट ने फ़्लिपकार्ट को स्किल दी है, उनको बताया है कि कैसे आपको काम करना है, कैसे कस्टमर के प्रोडक्ट्स को डील करना है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की है, फास्टर डिलीवरी मेथड्स प्रोवाइड किए, जो उनका कार्गो का बिज़नेस था वो प्रोवाइड किया फ़्लिपकार्ट को, और फ़्लिपकार्ट यहाँ से प्रॉफिट अर्न करके वॉलमार्ट को दे रही है। The various ways in which MNCs set up or control production in the other countries. MNCs set up their production units close to the market. MNCs set up their production units jointly with the local companies. They set up units where the skilled and unskilled laborers are available at low cost. Large MNC developed countries place order for the production with small producers. They have tremendous power to determine prices, quality, deliver and labor conditions for the distance producers. By purchasing local companies then expand its production with the help of modern technologies. They place order with the small producers, sell these products under their own brand names. तो ये लोग क्या करते हैं, अपना जो बिज़नेस होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट के पास लगाती हैं, ये जो लोकल कंपनीज़ होते हैं इनको ख़रीद लेते हैं, साथ ही के साथ ये अपना यूनिट इस ऐसी जगह पे लगाते हैं जहाँ पर उनको स्किल्ड लेवल और अनस्किल्ड लेवल्स जो लेबर्स होती हैं वो कम पैसों में मिल जाए। लाइक 2 स्टेट्स की बाउंड्रीज़ जहाँ पर गाँव भी होते हैं, शहर भी होते हैं, तो ऐसी जगहों पर ये अपने फैक्ट्रीज़ को सेटअप करती हैं। ये MNCs होगी, ये क्या करती हैं, अपने प्रोडक्शन के लिए, कच्चे माल के लिए लोकल कंपनीज़ को मतलब उनसे माल ख़रीदती हैं या फिर उन कंपनीज़ को ही ख़रीद लेती हैं। तो क्या होता है कि जो MNCs होती हैं इनके अंदर एक क्वालिटी होती है कि प्राइस को, क्वालिटी को, डिलीवरी को, लेबर कंडीशंस को अच्छी तरह से भांप सकती हैं और उसी हिसाब से ही अपनी यूनिट को वहाँ पर प्लेस करती हैं। उनके पास क्या होती है, परचेजिंग पावर होती है, तो वो लोकल कंपनीज़ को परचेज़ कर लेती हैं, जिसकी वजह से वो अपना प्रोडक्शन को बढ़ा पाती हैं। उनके पास टेक्नोलॉजी होती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है, न्यू स्किल्स होते हैं, एडवांस स्किल्ड लेबर होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो प्रोडक्शन को फास्टली रैपिडली इंक्रीज़ कर सकते हैं। वो क्या करते हैं, जो लोकल कंपनीज़ होते हैं, लोकल प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनके पास अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं और उनका सारा का सारा माल ख़रीद लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उस माल को वो अपने ब्रांड नेम के अंडर वो बेचते हैं। अब क्या हो गया कि जैसे जो
श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स है, मान लीजिए वो अच्छा वॉशिंग मशीन बनाता है, लोकल वॉशिंग मशीन बनाता है, तो अमेज़ॉन कंपनी उनसे सारे के सारे वॉशिंग मशीन खरीद लेगी और उन वॉशिंग मशीन को अमेज़ॉन के नाम से बेचेगी मार्केट के अंदर। मेहनत किसकी है? श्याम की, पर बेच कौन रहा है? अमेज़ॉन। तो क्या करती है एमएनसी? यही काम करती हैं, वो लोकल मार्केट से सारा का सारा प्रोडक्ट उठा लेती हैं और फिर उसे अपने ब्रांड नेम के अंदर बेचती हैं। MNCs हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द लोकल कंपनीज। MNCs कैसे लोकल कंपनीज की हेल्प करती हैं? MNCs आर स्प्रेडिंग देयर प्रोडक्शन एंड इंटरेस्टिंग MNCs are spreading their production and interacting with the local producers in the various countries across the globe. MNCs क्या करती है? अपना प्रोडक्शन क्या करती हैं? वो लोकल प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करके, उनके साथ बिजनेस बढ़ा के ग्लोबली वो उनको पहुंचाती हैं। बाय सेटिंग अप द पार्टनरशिप विद द लोकल कंपनीज, वो लोकल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करती हैं। बाय यूजिंग लोकल कंपनीज फॉर द सप्लाई, अब बाहर की कंपनी है, उसे तो पता नहीं है इंडिया के कहाँ क्या रूट्स हैं। अब वॉलमार्ट का जो ओनर है या फिर फ्लिपकार्ट का जो ओनर है, उसे तो पता नहीं है कि इंडिया में कौन सा गांव का है। वो यहीं के लोकल बंदे पकड़ते हैं, लोकल कंपनीज पकड़ते हैं, उनसे सामान डिलीवर कराते हैं। बाय यूजिंग लोकल कंपनीज फॉर सप्लाई, बाय क्लोजली कंपीटिंग द लोकल कंपनीज और बाइंग देम, ये क्या करता है? छोटी कंपनी जो अपना बिजनेस बेचना चाहते हैं, उनसे उनको खरीद लेते हैं। They set up units where the skill level or unskilled levels are available at low cost. Large MNCs in developed countries place order for production with the small producers. जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स को अपना ऑर्डर देती हैं और उनको उनके सारे प्रोडक्ट खरीद के अपने ब्रांड नेम्स के अंदर बेचती है। अब MNCs का क्या रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए? Role of MNCs in the economic development. MNCs place order for production with the small producers. Due to this, small producers are able to get global exposure as well as huge customer base. MNCs are setting up with the partnership with the local companies. The local companies are eligible to expand themselves at global level. तो MNCs क्या करती हैं कि लोकल कंपनीज़ को वो अपना प्रोडक्शन का ऑर्डर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, लोकल कंपनीज़ का काम होता है वो पूरे वर्ल्ड वाइड, उनका ब्रांड नेम होता है वो पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में जाता है। MNCs क्या करती हैं? छोटी कंपनीज़ के साथ पार्टनरशिप करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोडक्ट होता है, फिनिश गुड होता है, क्वालिटी होती है, क्वालिटी एक्सचेंज होती है, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से लोकल कंपनियां भी अच्छा माल, अच्छी वर्किंग कंडीशंस में काम करना सीखती हैं और कैसे अच्छा फिनिश गुड तैयार करते हैं वो भी उनको पता चलता है। They are interscaling the markets all over the world. Interlinking of the market all over the world has led the exchange of the foreign currency and thereby providing boom to the economy. अब उनका बिजनेस ग्लोबली होता है तो बाहर की करेंसी होती है वो इंडिया में आती है, जिसकी वजह से क्या होता है बाहर का इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आता है, जिससे क्या होता है कि लोकल मार्केट होता है वो और अच्छा होता है। लोकल मार्केट के पास पैसा होता है एक्सपेंड करने का, गवर्नमेंट के पास पैसा आता है एक्सपेंड करने के लिए, जिससे वो लोगों की भलाई के ऊपर खर्च करती है। द एडवांटेज ऑफ द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं? MNCs आल्सो रिड्यूस द होस्ट कंट्रीज डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट रिड्यूस वाइल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द कंट्रीज सी टू राइज। अब MNCs क्या करती हैं? किसी भी कंट्री के अंदर इंपोर्ट को कम कर देती है और एक्सपोर्ट को बढ़ा देती हैं, क्योंकि वो यहीं का माल यूज़ करके यहीं के लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाती हैं और यहाँ से फिनिश गुड तैयार करके बाहर बेचती हैं। अब किसी भी कंपनी को अच्छा कार बनानी होगी तो वो क्या, या फिर अच्छा कोई भी कपड़ा बनाना होगा तो वो कहाँ से रॉ मटेरियल खरीदेंगे? रॉ मटेरियल इंडिया से खरीदेंगे, उसको न्यू टेक्नोलॉजी से तैयार करेंगे और उसको फिनिश गुड करके यहाँ के मार्केट में बेचेंगे, साथ ही के साथ वो यहाँ से एक्सपोर्ट करके अपने दूसरे कंट्रीज़ के अंदर भी बेचेंगे। MNCs promote maximum utilization of country resources, thus in turn leads to the economic development. जो MNCs होती हैं वो लोकल रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूज़ करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। MNCs इज़ नॉट ओनली सेलिंग इट्स फिनिश गुड्स ग्लोबली बट मोर इम्पॉर्टेंट गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली। ये अच्छे गुड बनाती भी हैं, अच्छे गुड एंड सर्विसेज देती भी हैं और साथ में उनको ग्लोबली एक्सपोर्ट भी करती हैं, ग्लोबली प्रोवाइड भी करती हैं। अब अच्छे मोबाइल कम्युनिकेशंस होगी या सर्विसेज होगी या प्रोडक्शन वर्क हो गया, अकाउंटिंग वर्क हो गया,
विद अकाउंटिंग वर्क विद अ ज़ीरो एरर करती हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, बाहर की दूसरी कंपनी भी होती हैं, वो भी अपना काम इंडिया के स्किल्ड वर्कर्स से कराना चाहती है एमएनसीज़ के थ्रू। तो इससे क्या होता है, बाहर की करेंसी इंडिया में आती है। MNCs might bringing them with the latest technology for the production generate employment opportunities। MNCs इंडिया में आती हैं तो अपनी मशीनरी लगाती हैं, अपनी लेबर कॉस्ट सेटअप करती हैं, फैक्ट्री सेटअप्स करती हैं, कंप्यूटर्स लगाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कंप्यूटर्स को चलाने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है, वो लोकल लोगों को हायर करती हैं और लोकल लोगों को जॉब्स मिलती है। इसी के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं एमएनसीज़ के डिसएडवांटेज की बात करें तो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स लाइक बैटरीज, कैपेसिटर्स, प्लास्टिक टॉयज, टायर्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड द वेजिटेबल ऑयल्स आर द विक्टिम ऑफ द कंपटीशन। अब जो दूध बेचने वाला दूधिया है वो घर घर जाके लोकल दूध बेचता है, 1-1 किलो 2-2 किलो दूध जाके बेचता है। अब अमूल जैसी बड़ी कंपनीज आ गई है, कंट्री डिलाइट जैसी बड़ी कंपनियाँ आ गई हैं, वो घर घर दूध डिलीवर कर दी हैं, तो उस बेचारे का बिजनेस तो मारा गया। अब सब लोग जब कंट्री डिलाइट का दूध मंगाने लग जाएंगे तो वो बंदा किसको अपना दूध देगा, उसको मजबूरी में अपना दूध कंट्री डिलाइट या अमूल जैसी कंपनीज़ को देना पड़ेगा, वो भी सस्ते दाम पर। इससे क्या होगा कि उसको घाटा होगा तो दूध वाला क्या करेगा, उसको भाई वो इस कंपटीशन से बेकार में मारा जाएगा। अब छोटे छोटे जो प्लास्टिक के टॉयज़ होते हैं ये लोकली बनते हैं, या फिर आपने रेडियो में लगने वाला, मोबाइल्स में लगने वाला छोटे छोटे कैपेसिटर, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट देखे होंगे। अब इनको क्या लोकली बनाते हैं लोग, तो इनको बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका बिजनेस हिट हो जाता है। क्लोजिंग डाउन ऑफ स्मॉल यूनिट्स रेंडर्ड मैनी वर्कर्स जॉबलेस। जो छोटे यूनिट्स हैं, जैसे मैंने बताया, छोटा दूध प्रोडक्ट, खोया बनाने वाली, मिठाई बनाने वाली, या फिर छोटे छोटे लेदर के शूज़ बनाने वाली कंपनीज़ होती हैं, वो लोकली हिट हो जाती हैं। छोटे बिजनेस करने वाले लोग होते हैं वो हिट हो जाते हैं। अब पिज़्ज़ा मार्केट में आ रहा है, इतने रैपिडली पिज़्ज़ा आ रहे हैं, छोटे पिज़्ज़ा, बड़े पिज़्ज़ा, ये बर्गर किंग के बर्गर 30 रुपये के आ रहे हैं। इससे क्या हो गया कि जो हमारे जो छोले भटूरे बनाने वाले हो गए, या फिर लोकल वेंडर्स हो गए जो बिरयानी वगैरह बनाते हैं, या फिर जो जलेबी बनाने वाले लाला हैं, इनका बिजनेस ख़त्म हो गया। अब कहीं ना कहीं ये उनका शेयर है, ये काट रहे हैं। बाहर की एमएनसीज़ आ रही हैं, ये छोटे जो हमारे लोकल वेंडर्स हो गए इनका शेयर काट रहे हैं। मोमोज बेचने वाला जो हमारे 40 रुपये की प्लेट बेचता है, और जहाँ बर्गर किंग का बर्गर 30 रुपये का मिल रहा है, तो लोग 30 रुपये वाली चीज़ की तरफ भागेंगे, ना कि बर्गर्स की, ओपन में मिलने वाले मोमोज़ की तरफ। तो बेचारे लोकल जो वेंडर्स हैं उनका बिजनेस हिट हो जाता है। मोस्ट employers prefers to employ workers flexibility. This means worker jobless which are no longer secure. मोस्टली जो काम कराने वाली कंपनीज होती हैं वो चाहती हैं उनको ऐसे वर्कर्स मिले जो फ्लेक्सिबल होकर काम करें, जब वो चाहें तब काम करें, चाहे दिन में काम करें चाहे रात में काम करें, पर वर्कर को कोई तकलीफ़ नहीं हो, इससे कोई परेशान वो ना कह सके। मतलब कि जब कंपनी बोले दिन में काम करो तो दिन में काम करें, जब रात में काम करने को बोले तो रात में काम करें, जब ओवर टाइम लगाने को कंपनी बोले तो ओवर टाइम लगाएं। मोस्टली कंपनीज़ को ऐसे बंदों की तलाश होती है। इससे क्या होता है कि एक जॉब सिक्योरिटी फील नहीं हो पाती, ऐसा लगता है कंपनी में काम करने वाले लोगों को कि यहाँ जॉब सिक्योरिटी नहीं है या फिर हरासमेंट है, उनसे ज़्यादा काम किया जा रहा है और उन्हें सैलरी कम दी जा रही है। इसकी वजह से क्या होता है कि जॉबलेस की सिचुएशन आ जाती है। MNC सेटअप देयर प्रोडक्शन यूनिट्स वेयर। MNCs अपने सेटअप प्रोडक्शन यूनिट्स को कहाँ लगाती हैं, जो मार्केट के पास हो, जहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ फेवरेबल हो, लाइक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जहाँ पर अदर फैक्टर्स प्रोडक्शन की, जो अदर रिसोर्सेज हैं प्रोडक्शन के, वो सस्ते हों, जहाँ पर लेबर सस्ती हो, जहाँ पर रोड्स अच्छे हों, पानी अच्छी हो, जहाँ पर उन्हें स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर सस्ती मिल जाए। अब एक आता है फॉरेन ट्रेड, एक आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत बार पूछा जाता है। तो फॉरेन ट्रेड क्या होता है? फॉरेन ट्रेड होता है द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू कंट्रीज़ इज़ नोन एज फॉरेन ट्रेड। इसके अंदर क्या होता है? फॉरेन ट्रेड के अंदर गुड्स एंड सर्विस किसी भी दो कंट्रीज़ के बीच में खरीदी जाती हैं, परचेज़ की जाती हैं, तो ये फॉरेन ट्रेड हो गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? Foreign investment involves capital flows from one country to another country, granting extensive ownership stakes in domestic companies and assets.
फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि बाहर की कंपनी आके इंडिया में अपना पैसा लगा रही है और यहाँ की लोकल कंपनी के अंदर अपनी हिस्सेदारी ले रही है, या फिर यहाँ के लोकल कंपनी के अंदर रिसोर्सेज को मतलब उनके ऊपर अपना स्टेक ले रही है, तो इसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। फॉरेन ट्रेड क्या होता है? फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन द मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्रीज, ट्रेड रूट्स कनेक्टिंग इन इंडिया विद द साउथ एशिया टू मेक बोथ ईस्ट एंड वेस्ट, सच एज सिल्क रूट। सिल्क रूट इंडिया और अफ्रीका के मार्केट के बीच में है, और या फिर इंडिया एंड साउथ एशिया के बीच में जो ट्रेड रूट है इसको हम सिल्क रूट बोलते हैं। इससे क्या होता है कि बहुत सारे कंट्रीज़ हो गए, जो साउथ एशिया के कंट्रीज़ हो गए, वो इस रूट से कनेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर बिजनेस इंडिया से होता है। ट्रेड इंटरेस्ट अट्रैक्टिंग वेरियस ट्रेडिंग कंपनी सच एज ईस्ट इंडिया कंपनी टू इंडिया। ट्रेडिंग इंटरेस्ट होता है उनको जब बड़ी बड़ी बाहर की कंपनी को लगता है कि इंडिया के अंदर ट्रेडिंग से के बिजनेस में फ़ायदा है, उन्हें अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, तभी वो इंडिया के अंदर बिजनेस करने आते हैं। इसी का एक एग्जांपल है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में तभी आई जब उन्हें लगा कि यहाँ के व्यापारियों के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो उन्हें प्रॉफिट प्रोवाइड करा सकें। फॉरेन ट्रेड creates opportunity for the producers to reach beyond the domestic markets। फॉरेन ट्रेड के अंदर क्या होता है कि बाहर की कंपनी होती हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो लोकल मार्केट के अलावा बाहर के लोकल मार्केट्स के अंदर भी वो अपनी पहुंच बना सकते हैं। फॉर द बायर्स imports and the good products in the another country is the way of expanding the choices of goods beyond what is domestically produced। इससे क्या होता है, बायर्स क्या करते हैं कि वो एक कंट्री का सामान खरीद के दूसरे मार्केट्स में जाके वो बेच सकते हैं अच्छे दामों पर, जहां उन्हें अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। द ओपनिंग ऑफ द ट्रेड अलाउड्स गुड्स टू ट्रेवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर मार्केट। गुड ट्रेड बिजनेस होगा, गुड फॉरेन पॉलिसी होगी, गुड फॉरेन ट्रेड होगा। इससे क्या होगा, एक मार्केट की चीज़ें बाहर के विदेश के मार्केट में जाके भी बिक सकती हैं, और वहाँ की चीज़ें इंडिया में आके बिक सकती हैं। बाहर की बनी हुई पैंट इंडिया के लोकल मार्केट के अंदर बिक सकती है, यहाँ की बनी हुई शॉल्स बाहर के लोकल मार्केट्स के अंदर जाके बिक सकती है। चॉइसेस ऑफ गुड्स इन द मार्केट्स राइज। लोगों के पास चॉइसेस होंगी, वो अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट्स खरीद कर सकते हैं। उनके पास ज़रूरी नहीं है कि कॉलगेट का ही टूथपेस्ट खरीदना है, वो बाहर की कंपनीज़ का, हिमालयस का, पेप्सोडेंट का, जिसकी मर्ज़ी का चाहे वो टूथपेस्ट खरीद सकते हैं। ये लोगों की चॉइस है। प्राइसेस ऑफ द सिमिलर गुड्स इन द टू मार्केट्स बिकम इक्वल। ऐसा नहीं है कि दूसरी कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट का दाम ज़्यादा ऊँचा कर रही है, जबकि वो एक ही चीज़ एक ही क्वांटिटी में बेच रही है। इससे क्या होता है कि कंपटीशन होने की वजह से दूसरी कंपनियों को भी अपने दाम बराबर रखने पड़ते हैं। फॉरेन ट्रेड दस रिजल्ट इन कनेक्टिंग मार्केट्स और इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट्स इन डिफरेंट कंट्रीज़। फॉरेन ट्रेड से क्या होता है कि बहुत सारे कंट्रीज़ के मार्केट का आपस में इंटीग्रेशन होता है। बहुत सारे मार्केट दूसरी दुनिया के दूसरे मार्केट्स की चीज़ें इंडिया में आती है, इंडिया की हम बहुत सारी मार्केट्स की चीज़ें बाहर जाती हैं। जैसे क्रैनबेरी है, वो हम इंडिया में नहीं होती है, वो यूएस में होती है, वो इंडिया के लोकल मार्केट्स में बिकती है जार्स के अंदर। इसी के साथ चेरी होगी, वो इंडिया की चेरी इंडिया में चेरी इतनी नहीं होती है, पर बाहर की कंट्री से एक्सपोर्ट होके इंडिया के लोकल मार्केट्स में मिलती है। साथ ही के साथ आवाकाडो जैसे फ्रूट्स हो गए, वो इंडिया में उतने नहीं होते हैं। वॉलनट्स हो गए, कच्चे वॉलनट्स हो गए, ये इंडिया में नहीं मिलते। तो ऐसे कुछ एग्जॉटिक फ्रूट्स हो गए जो इंडिया के मार्केट्स में नहीं आते, पर वो मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ फॉरेन ट्रेड। As the large part of the foreign trade is controlled by MNCs, activities of the most of MNCs involve substantial trade goods and also services. The result of the greater foreign investments and the greater foreign trade has been greater integration of production and the market across the country. Globalization is the process of rapid integration between the countries. More and more goods and service investments and the technologies are moving between countries. ज़्यादा से ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज होगी, वो कंट्रीज़ के बीच में मूव करने लगी हैं। यानी बाहर का काम इंडिया में आने लग गया, इंडिया से अच्छा काम विद ज़ीरो एरर काम बाहर जाने लगा। इंडिया के बने हुए फिनिश गुड हैं वो बाहर के मार्केट्स में जाने लगे। बाहर के मार्केट्स के जो बेस्ट अच्छी चीज़ें वो इंडिया में आने लगी, जिससे टेक्नोलॉजी मूव हुई, लोकल फिनिश गुड्स अच्छे बाहर मूव होने लगे, जिससे क्या हुआ, मार्केट्स के अंदर इंटीग्रेशन आ गया, इंटरकनेक्शन आ गया, एक्सचेंजेस बढ़ने लग गए।
This is the movement of the people between the countries and the search for the better income, better jobs and better education. इससे क्या हुआ, लोकल जो लोग होते हैं उनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई कि वो दूसरे मार्केट्स में जाके भी काम करें। बाहर के उनको बेटर स्किल्स, बेटर जॉब, बेटर सैलरी मिलने लगी है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ अपराइज होने लगी। दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन। अगला आता है व्हाट इज़ SEZ। SEZ means Special Economic Zones. In the recent year, the central government and the state governments of India are taking special steps to attract foreign investments companies to India to invest in India. Industrial zones, such called Special Economic Zones, are being set up. तो ये Special Economic Zones होते क्या हैं? SEZ have the world-class facilities of electricity, water supplies, road transport, storage, recreational and educational facilities. Companies who set up the production units in SEZs don't have to pay taxes for initial 5 years. तो SEZs क्या है? ऐसी एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स या इंडस्ट्रियल जोन्स को हम SEZ बोलते हैं, जहाँ पर अच्छी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, 24 आवर वाटर सप्लाई होती है, रोड्स कंडीशंस अच्छे होते हैं, ट्रांसपोर्ट कंडीशन अच्छे होते हैं, स्टोरेज की सुविधा होती हैं, और जहाँ पर एजुकेशनल सेंटर्स होते हैं, जहाँ पर वो अपने इसके लेबर्स को स्किल्ड कर सकें और उनको अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें, उनकी लर्निंग और नॉलेज बढ़ा सकें। तो कंपनी, जो भी कंपनी ऐसे जोन्स के अंदर अपनी कंपनीज़ या प्रोडक्शन यूनिट को सेटअप करती है, उनको शुरुआत के 5 साल के लिए कोई भी टैक्सेस नहीं देने पड़ते हैं। By the way, which countries can be linked through the ways in which the countries can be linked through globalization. तो कंट्रीज आपस में कैसे कनेक्ट होती हैं ग्लोबलाइजेशन के थ्रू? बाय मूविंग गुड्स, बाय मूविंग सर्विसेज, बाय मूविंग इन्वेस्टमेंट्स, बाय मूविंग टेक्नोलॉजीज, बाय मूविंग पीपल्स बिटवीन द कंट्रीज। तो इन 5 तरीक़ों से ग्लोबलाइजेशन के अंडर कंट्रीज आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। कारगिल फूड्स इज़ अ वेरी लार्ज अमेरिकन MNC. इट बॉट ओवर स्मॉलर इंडियन कंपनीज सच एज पारक फूड्स। तो जो कारगिल फूड्स है, ये एक अमेरिका की नेशनल कंपनी है। इसने इंडिया के अंदर फूड बिजनेस के अंदर एंट्री के लिए इन्होंने इंडिया की लोकल कंपनी होती है, एक लोकल कंपनी थी पारक फूड्स, इसको इन्होंने ख़रीदा और एक्सपेंडेड द रेंज इज प्रोडक्शन ऑफ द एडिबल ऑयल्स इन इंडिया। तो इन्होंने क्या किया, इसको ख़रीद के जो उनके जो एडिबल्स ऑयल हो गए, खाने वाले तेल हो गए, इनका प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ाया। पारक फूड has built a large marketing networks in various parts of India where the brand was well reputed. पारक फूड ने पहले ही इंडिया के अंदर अच्छा लोकल मार्केट नेटवर्क बना रखा था। इनकी पहुंच लोकल बिजनेस, लोकल दुकानदार से लेके बड़े बड़े सप्लायर्स तक थी। तो इन्होंने क्या किया, पारक फूड्स ने अपना बिजनेस कारगिल फूड्स को बेच दिया। कारगिल फूड्स ने क्या किया, अपनी जो पारक फूड्स की बड़ी बड़ी जो ऑयल रिफाइनरीज़ थी, इनको ख़रीदा, वहाँ पे एडिबल ऑयल का बिज़नेस बढ़ाया। तो आज मार्केट में इनकी धाक जमी हुई है और पारक फूड्स के बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं लाइक स्वीकार, नेचर फ्रेश, जेमिनी और भी बड़े बड़े छोटे मोटे ब्रांड्स हैं, वो आजकल कारगिल फूड्स के लिए काम कर रहे हैं। ऐसी फोर्ड मोटर एक अमेरिका की MNC's मोटर व्हीकल कंपनी है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडिया में आके चेन्नई के अंदर अपना प्लांट लगाया और इन्होंने दूसरी कंपनीज़ के लिए सर्विसेज करनी शुरू कर दी और लोकल पार्ट्स बनाने शुरू कर दिए कार्स के लिए, जिससे क्या हुआ, उनको लेबर कॉस्ट यहाँ पे अच्छी मिल गई और उनका प्रोडक्शन अच्छा हुआ, सर्विसेज अच्छी देने लगे और धीरे धीरे उन्होंने फोर्ड कार का प्रोडक्शन इंडिया में शुरू कर दिया। जिससे यहाँ पर वो क्या करते, कार जो फोर्ड कार है उसके लोकल पार्ट्स यहाँ पर इंडिया में बनाते और इंडिया और चाइना में वो एक्सपोर्ट करते। Foreign trade has been integrating market of different countries in the following ways. Foreign trades creates an opportunity for the producers to reach beyond the domestic market, for example, market of their own countries.
Second pointer, producers can sell their product not only in the market located within a country, it can also compete in the market located in the other countries of the world. ये सिर्फ हमारे देश के कंट्री के मार्केट्स के अंदर लोकल लेवल पर compete नहीं करते, बल्कि और दूसरे कंपनीज और दूसरे कंट्रीज़ के लोकल मार्केट के अंदर भी compete करती हैं. For the buyers, importing of the goods produced in another country is the way to expanding the choice of goods beyond the domestically produced. For the buyers, importing of the goods produced in another country is the only way of expanding choice of the goods beyond what is domestically produced. जब इंडिया में बाहर का प्रोडक्ट आएगा, किसी एमएनसी का प्रोडक्ट आएगा, तभी इंडिया के लोगों के पास चॉइस हो पाएगी कि इंडिया के लोगों के बीच में चॉइस हो पाएगी कि एक से ज़्यादा कंपनी का प्रोडक्ट खरीद पाएँ. अगर मान लीजिए इंडिया में सिर्फ डाबर ही हनी बना रही है, तो इंडिया के लोगों के पास सिर्फ यही चॉइस होगी कि सिर्फ डाबर का हनी खरीदें. अगर इंडिया के लोगों के पास 2-3 कंपनीज आ गई, मान लीजिए डाबर भी हनी बना रहा है, हिमालय भी हनी बना रहा है, पतंजलि का हनी भी मिल रहा है, तो उसके पास चॉइसेस होगी कि वो इन 3 कंपनीज़ के अंदर किसी भी कंपनी का हनी खरीदे. वो तभी होगा जब बाहर की कंपनी आके इंडिया में अपना प्रोडक्शन करे या अपने नाम से चीज़ों को बेचे. With the help of foreign trade, producers in the two countries now closely compete against each other even though they are separated by the thousands of the mile. अब एक कंपनी मान लीजिए अफ्रीका की है, एक कंपनी मान लीजिए यूएस की, एक कंपनी ब्रिटेन की है. अब तीनों ने अपना प्लांट इंडिया में अलग अलग नाम से लगाया है, तो इन तीनों को अपने प्राइसेस होंगे प्रोडक्ट के वो इक्वल रखने पड़ेंगे, तभी वो इंडिया में कम्पीट कर पाएंगे. एक का दाम काफ़ी ज़्यादा अप होगा क्योंकि एक डेवलप कंट्री यूएस है, दूसरा अफ्रीका है, तो इस तरह यूएस की कंपनी वाले के प्रोडक्ट होगा उसको घाटा होगा और अफ्रीका वाले को फ़ायदा होगा. इन तीनों कंपनीज़ को, 3 अलग अलग कंपनीज़ कंट्री के जो कंपनीज़ हैं, इनको अपने प्रोडक्ट का दाम इक्वल रखना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि इन तीनों में तभी कंपटीशन बनेगा और कस्टमर के पास सोचने के दिमाग में ये ऑप्शन होगा कि तीनों के प्राइस तो सेम है, मैं अपनी चॉइस से किसी को भी ले लूँ. द रोल ऑफ द टेक्नोलॉजी इन प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस. अब टेक्नोलॉजी का रोल क्या है ग्लोबलाइजेशन के अंदर? दिस इज़ मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस द लॉन्ग डिस्टेंस पॉसिबल एट लोअर कॉस्ट. अब टेक्नोलॉजी की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है कि दूर की डिस्टेंस पर भी लोकल चीज़ों को लोअर कॉस्ट में भेजा जा सके. इवन मोर रिमार्केबल हैज़ बीन डेवलप्ड इन डेवलपिंग एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजीज़. डेवलपमेंट्स के अंदर, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स के अंदर, प्रोडक्शन के डेवलपमेंट्स के अंदर, क्वालिटी के डेवलपमेंट्स के अंदर टेक्नोलॉजी का अहम रोल है. टेक्नोलॉजी इन द एरियाज ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इंटरनेट हैज़ बीन चेंजिंग रैपिडली. टेक्नोलॉजी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, इंटरनेट के क्षेत्र में जैसे जैसे बढ़ी है, वैसे वैसे क्या हुआ, लोगों को इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने में काफ़ी मदद मिली है. Telecommunication facilities like telegraph, telephone, including mobile faxes, are used to contact one another around the globe to access the information instantly and to communicate from remote areas. टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ जैसे हो गई, टेलीग्राफ हो गए, टेलीफोन हो गए, इंक्लूडिंग मोबाइल फ़ोन, फैक्सेस आर यूज टू कॉन्टैक्ट वन अनदर अराउंड द ग्लोब. तो ये सब जो माध्यम है कम्युनिकेशन के, इन्हीं की वजह से पॉसिबल हो पाया है कि रिमोट में बैठा जो व्यक्ति है या पर्सन है, वो भी एक एमएनसीज़ या एक कंट्री के बिज़ी मार्केट के अंदर, किसी भी बिज़ी कंपनी के अंदर वो कॉल करके अपना प्रोडक्ट मंगवा सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है. इट हैज़ बीन फैसिलिटेटेड बाय द सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस. सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस होने की वजह से, चाहे आप बीच पर हो, चाहे आप अंटार्कटिक की बर्फ़ पर हो, चाहे थार डेजर्ट के अंदर हो, आप कहीं भी रहकर अपनी कम्युनिकेशन को पॉसिबल कर सकते हैं. व्हाट इज़ फेयर ग्लोबलाइजेशन? फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? फेयर ग्लोबलाइजेशन इज़ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन सो दैट इट विल क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल and also ensure that the benefits of the globalization are shared better. However, not everyone has benefit from the globalization. People with education, skill and wealth have made the best use of new opportunities. तो फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि सोर्सेज और जो ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स हैं वो सब लोगों के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हों, उन सब के लोगों में
आपस में इक्वली शेयर्ड हों। अब इसका मतलब ये है कि सबको समान रूप से बेनिफिट मिलना चाहिए। अब पर ऐसा होता नहीं है। जिन लोगों के पास अच्छी एजुकेशन होती है, जो काफ़ी स्किलफुल होते हैं, जो वेल्थी होते हैं, वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ का बेस्ट यूज़ कर पाते हैं। हाउ कैन गवर्नमेंट इंश्योर फेयर ग्लोबलाइजेशन? तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए वो क्या करे, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट नॉट ओनली द रिच एंड द पावरफुल बट फॉर द ऑल पीपल ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट को चाहिए ऐसी पॉलिसी बनाए जो सिर्फ पावरफुल लोगों के लिए ही ना हो, रिच लोगों के लिए ही ना हो, बल्कि इस कंट्री के सारे लोगों के लिए हो। द गवर्नमेंट कैन इंश्योर द लेबर लॉज विच आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड और वर्कर गेट देयर राइट्स। द गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे लेबर्स लॉज बनाए जो सभी वर्कर्स के लिए इक्वल हों और वर्कर्स के लिए लाभकारी हों। इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस टिल द टाइम दे बिकम स्ट्रॉन्ग एनफ टू कम्पीट। It can support small producers to improve their performance till the time they become strong enough to compete. अब लेबर्स लॉ ऐसे होने चाहिए, ग्लोबलाइजेशन ऐसी होनी चाहिए कि छोटे जो परफॉर्मर हैं, जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो भी मजबूत होकर बड़ी बड़ी कंपनीज़ को कम्पीट कर सकें। गवर्नमेंट कैन इंश्योर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कैन इंश्योर दे कैन यूज़ फेयर ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स बैरियर। गवर्नमेंट को चाहिए कि टैक्स समान रूप से सब में लगे। ऐसा नहीं है अमीरों के लिए कम टैक्स, गरीबों के ऊपर ज़्यादा टैक्स, छोटी कंपनीज़ के ऊपर ज़्यादा टैक्स। गवर्नमेंट को चाहिए कि लोकल कंपनीज होती हैं उनके ऊपर टैक्स कम हो और बाहर की कंपनीज हो उनके ऊपर फेयर टैक्स हो। गवर्नमेंट कैन नेगोशिएट एट द WTO फॉर फेयर रूल्स। गवर्नमेंट WTO के साथ एग्रीमेंट्स करके फेयर टैक्स रूल्स बना सकती है जिसमें लोकल कंपनीज़ को ज़्यादा फ़ायदा हो। द गवर्नमेंट कैन अलाइन विद द अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ विद सिमिलर इंटरेस्ट टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशंस ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज़ इन द WTO। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं उनके साथ तालमेल करके बिजनेस करके जो डेवलप्ड कंट्रीज़ का डोमिनेशन है, डेवलप्ड कंट्रीज़ जो अपनी मनमानी करके WTO में रूल्स बनवाते हैं उनसे कम्पीट कर सकें। तो दोस्तों ये तो आज का चैप्टर हमारा द ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर से कंप्लीट हुए होंगे। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स अपने वीडियो के नीचे डालिए ताकि हमें पता चले कि हमें कैसे इस चैप्टर को इम्प्रूव करना है और कैसे मच बेटर वे में आपके सामने चैप्टर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए थैंक यू।